डियर लर्नर्स, तो हम लोगों ने एयरफोर्स के 2 पेपर सॉल्व कर लिए हैं। 13 जुलाई और मेरे ख्याल से 12 जुलाई का जो पेपर था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आगे हम लोग 13 जुलाई का ही शिफ्ट थर्ड करने जा रहे हैं। एयरफोर्स ग्रुप एक्स का 13 जुलाई 2021 का शिफ्ट थर्ड का पेपर इंग्लिश वाला मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इंग्लिश में रुचि रखते हैं या फिर आपको लगता है कि इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत हो रही है, तो हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पे न सिर्फ आपको उनके सॉल्यूशन मिलेंगे बल्कि इंग्लिश के कॉन्सेप्ट भी मजबूत होंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स का 13 जुलाई 2021 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। तो ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और मैं भी यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो 2 पार्ट में हम लोग करेंगे, जैसे आप जानते होंगे, क्योंकि एक पार्ट बहुत लंबा हो जाता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने की। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा है 51 से ये क्वेश्चन स्टार्ट है, कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसका मतलब हुआ कोई एक वर्ड दिया रहेगा, उसका आपको एंटोनिम्स या फिर अपोजिट देखना है। तो कौन सा वो वर्ड है? पहला वर्ड कह रहा है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग। तो चलिए जरा क्वेश्चन को देखें और मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। आप मुझे बताना, हो सकता है कि आप इसे पहले से ही कर पाते हों। तो लिखते हैं क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर है 51, आउटस्टैंडिंग। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, मीनिंग जानते लेते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई स्पीच अगर दी गई है तो बहुत ही बढ़िया, बेस्ट से भी बहुत बढ़िया दी गई है, उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग कहेंगे। या फिर आपने कोई काम किया है तो न सिर्फ अच्छे तरीके से बल्कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको किया है, उसको आउटस्टैंडिंग कहेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिए हैं इन्होंने? हमारे पास ऑप्शन दिए हैं जी, पहला वाला है एरोगेंट, दूसरा ऑप्शन दिया है हमारे पास एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर जिसे कहते हैं। थर्ड का मतलब होता है वंडरफुल, बताने की जरूरत नहीं है, वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब होता है ऐसा कुछ जिससे आपको शौक लग जाए या फिर आपने उसके बारे में सोचा नहीं था। और लास्ट वाला है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। ये 4 ऑप्शन हमारे पास। ढूंढना क्या है जी? हमें ढूंढना है एंटोनिम्स, इसका अपोजिट। अब चले, आउटस्टैंडिंग का हम लोगों ने देख लिया भाई, बहुत अच्छा जिसे हम लोग कहें, इम्पैकेबल जिसे कहें। एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। एविडेंट का मतलब क्लियर होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वंडरफुल मतलब शौक वाला, नहीं हो सकता। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, आम। ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम पब्लिक या फिर बहुत सामान्य तौर, है ना, बहुत सामान्य। सामान्य मतलब जनरल तरीके से काम तो आपने किया है लेकिन कोई उसमें कुछ खास नहीं किया है। आपने किसी चीज़ का कोई भी प्रोजेक्ट लिया है, प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट तो कर लिया लेकिन कुछ खास नहीं है, और ये है बिल्कुल खास और ये है बिल्कुल सामान्य, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और इस एविडेंट का मतलब होता है क्लियर। इसका मतलब वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक, है ना, आश्चर्यजनक। अनएक्सपेक्टेड भी आप बोल सकते हैं। एरोगेंट का मतलब हो गया घमंडी। याद रखना बच्चों, ये घमंडी से रिलेटेड बड़े वर्ड आते हैं हमारे, है ना, एग्जाम में। एक और वर्ड घमंडी से रिलेटेड आता है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का भी मतलब होता है जिद्दी या घमंडी। तो चलिए ये 51 वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 52nd वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये है हमारा इडियम्स नहीं, ये हमारा है स्पॉटिंग द एरर के ऊपर। डायरेक्शन क्या है एक बार देख लेते हैं। डायरेक्शन कह रहा है in the following question some part of the sentence may have errors, find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from errors, select no error. बोल रहा है कि आपको सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में एरर छांटना है, और अगर आपको लगे कि भाई इस सेंटेंस में कहीं एरर ही नहीं है तो लास्ट वाला पार्ट नो एरर है, उसको सेलेक्ट करें। अब ये जो क्वेश्चन है ना, एयरफोर्स में कभी आता है और कभी नहीं आता है। एनडीए में 10 क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में 25 में से मतलब 10 क्वेश्चन आप मान करके चलें। सीडीएस में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, 40 क्वेश्चन आप मान करके चलें, 10 या 20 क्वेश्चन हमारे ईडीएम्स आ जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, इस पर काम करना है। काम क्या करना है, तो अभी हम लोग पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोगों ने बहुत सारे सीरीज अपने चैनल पे चलाई हैं जहाँ पे आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं ग्रामर का, जहाँ पे आप PQRS देख सकते हैं, जहाँ पे आप idioms एंड फ्रेजेस देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे, सो यू विल गेट लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंग्लिश पेपर, है ना। सो यू विल नॉट, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर,
है ना। इफ़ यू विल विजिट आवर चैनल यू विल गेट सफिशिएंट डेटा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन। तो चलो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के सामने, हो सकता है कि आप इसे कर पाएँ पहले से ही। तो क्या कह रहा है और किस तरीके से उसके उसने ऑप्शंस दिए हैं हमारे सामने। बोल रहा है रमेश इज स्मार्टर इनफ, रमेश इज स्मार्टर इनफ, ठीक है, ये ए वाला पार्ट दे रखा है। टू गेट सेलेक्टेड, टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, ये बी वाला पार्ट है जी। सी वाला पार्ट है विदाउट एनी रिकमेंडेशन, विदाउट एनी रिकमेंडेशन, बिना सिफारिश के उसने क्या किया है, सिलेक्ट हो गया है इस पोस्ट के लिए, और आगे हमारे पास दे रखा है नो एरर। ये डी वाला पार्ट है। तो ये ए वाला पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और डी पार्ट है। जब भी बेटा आपको लगे कभी पेपर में कि मुझे लगता है डी वाला आंसर है, कभी भी कोई भी सवाल, ये ना छोड़ करके कोई भी सवाल हो, तो डी वाला आंसर हमारा बहुत कम चांसेस है। थोड़ा कोशिश करें कि फाइंड आउट दैट व्हाट एल्स वी कैन फाउंड इन अ सेंटेंस, व्हाट एल्स वी कैन फाइंड। तो ये हम लोगों को कोशिश करना है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि नो एरर हमें कम से कम लगाना है। तो चलो जरा इस सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये 4 सेंटेंस है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। किस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है ए बी सी डी। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, विजिबल आपको बहुत अच्छे से दिखे, इस वजह से मैंने अलग अलग तरीके से कर दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा रमेश, अब ये नाउन हो गया, और नाउन होने के साथ साथ ये सिंगुलर नाउन है। आपने बोला जी बिल्कुल, और सिंगुलर नाउन होने के साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी बन गया हमारा। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, ये हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर पार्ट है, ठीक है जी, ये दोनों में कोई गलती नहीं है। स्मार्टर इनफ, अब हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे लेकिन हमें एक रूल याद आ गया। अब वो रूल क्या है कि ये स्मार्टर जो है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है स्मार्ट का, और इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है स्मार्टेस्ट। शायद यहाँ पे नहीं दिख रहा हो आप लोगों को, इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो स्मार्टर है और सुपरलेटिव डिग्री हो गया स्मार्टेस्ट, और इसका जो पॉजिटिव डिग्री है वो स्मार्ट है। अब हम लोगों को एडजेक्टिव में क्या करना है, एडजेक्टिव में हमको पता होगा कि एडजेक्टिव एक ही तरह के होते हैं जिनको हम लोग पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता नहीं है, वो हम लोगों ने बनाया है। अब हम लोग क्या करते हैं, वी कंपेयर समवन, है ना, विद द समवन। हम लोग कंपेयर करते हैं, और व्हेनेवर वी कंपेयर समवन टू समथिंग और समवन टू समवन, व्हाट वी फाउंड, वी हैव टू ऐड सब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री विद दैट पर्सन, है ना। ओनली देन वी कैन मेक द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंसेस। So here what we found, we are talking about the Ramesh, and Ramesh is the only person we are talking about. If we are talking about the Ramesh and we are not comparing Ramesh with anyone in the sentence, and in the entire sentence we found that there is no one other person who is comparing with the Ramesh. अच्छा, अगर कोई और दूसरा कोई रमेश के अलावा है ही नहीं, so what we are getting the comparative degree here. कंपैरेटिव डिग्री का एक रूल है, इट कम्स फॉर दी 2 पर्सन और 2 थिंग्स, है ना। 2 पर्सन और 2 चीजों के लिए आएगा कंपैरेटिव डिग्री। वी विल नॉट यूज कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री विद दी 1 पर्सन। इफ वी आर कंपेयरिंग, सो वी हैव टू यूज कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। यहां तो ऐसी बात ही नहीं बोली जा रही भाई, यहां बोला जा रहा है कि रमेश इनफ स्मार्ट है, सो टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट में सेलेक्ट होने के लिए विदाउट एनी रिकमेंडेशन, बिना किसी रिकमेंडेशन के। तो अगर ऐसा है, सो वी हैव टू रिमूव स्मार्टर फ्रॉम दिस सेंटेंस एंड वी हैव टू ऐड, और इन प्लेस ऑफ स्मार्टर वी हैव टू यूज स्मार्ट। वी हैव टू व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज स्मार्ट। So after adding or removing smarter or after adding smart, the sentence becomes like Ramesh is smart enough to get selected for this post without any recommendations. अच्छा, एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा रूल क्या कहता है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव का बच्चों दूसरा ये रूल कहता है कि इनफ के पहले जब भी कोई एडजेक्टिव आता है, इनफ के पहले जब भी कोई एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव को हमें पॉजिटिव डिग्री में लिखना है, एक। और दूसरा एक और रूल आता है कि इनफ के बाद हम लोग कोई एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, वी हैव टू यूज एडजेक्टिव बिफोर द इनफ।
यहां पे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ गुरुजी कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सेंटेंस इस तरीके से न लिख करके ही इज इनफ टॉल न लिख करके वी शुड राइट द सेंटेंस लाइक ही इज टॉल इनफ, ही इज टॉल इनफ। तो हमने क्या किया, वी हैव रिटन टॉल बिफोर दी इनफ एंड हेयर व्हाट वी हैव रिटन टॉल आफ्टर दी इनफ। तो हमें ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत लगेगा और इसी को ही फॉलो करना है, इसी रूल को। तो जब भी हम लोग इनफ को देखें, whenever we see enough in any sentence and if there is an adjective there we should write an adjective before the enough। तो चलो जी, हम लोगों ने ये सवाल सही कर लिया, ये ए वाले पार्ट में ही एरर है। अब आगे चलते हैं, 53 वाला क्या कहता है, एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। अब ये बोल रहा है चूज द वर्ड विच कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अच्छा, बोल रहा है भाई इसके देखो डायरेक्शन क्या कर दिया उसने, डायरेक्शन को घुमा दिया उसने ये नहीं बोला कि आप मुझे क्या बताओ, सिनोनिम्स बताओ। उसने क्या बोला, जरा एक बार ध्यान से सुनना, चूज द वर्ड विच कैन बी यूज्ड टू रिप्लेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। बोला ऐसा एक वर्ड बताइए जो इसको रिप्लेस कर सकता है, या फिर ऐसा एक वर्ड बताइए विच वर्ड कैन बी यूज टू रिप्लेस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा कुछ हमें देखना है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या बोल रहा है वो सवाल को। तो बोल रहा है भाई एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। आप इसको ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो मैं आपके सामने सवाल लिखता हूं, आई होप कि आप बिल्कुल जानते होंगे इस सवाल को, और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप पक्का ही जानते होंगे। एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। अब बेटा इतने सालों से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें पता लग जाती है कि भाई कौन सी चीज़ आने वाली है और कौन सी चीज़ नहीं। तो लिखा हुआ है एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। तो पहले तो ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि मुझे वो चीज़ बताइए जिसको अब यूज नहीं किया जाता। इसका एक इडियम्स भी आता है, याद है बच्चों आपको इडियम्स? अगर आपको याद है तो जरा कमेंट में लिखें इसका इडियम्स क्या बोलते हैं इसको। चलो मैं ही बता देता हूं, इसका जो इडियम्स होता है ना उसे हम लोग कहते हैं डेड लेटर। डेड लेटर ये एक इडियम्स है, अगर नहीं याद है तो इडियम्स लिख लें। इसको हम लोग इडियम्स के तौर पे भी ले सकते हैं। और अभी हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलें, XY ग्रुप के पेपर की तरफ। तो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, इसको मिटा करके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला कह रहा है ब्राउल, दूसरा कह रहा है एस्केलेट, तीसरा कह रहा है जी इम्पाइप, इम्पेंजी एक्चुअली, और फोर्थ कह रहा है ऑब्सोलीट। अब बेटा ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलीट का मतलब होता है ऐसा कुछ जो पहले तो एग्जिस्ट करता था अब लेकिन नहीं करता है। ऐसा कुछ जो क्या करता था, कोई रूल्स हो या फिर मान लीजिए कोई आपने फैशन हो। फैशन का मतलब होता है कि ऐसा कुछ जो अभी नहीं है लेकिन पहले बहुत रहा हो, उसको हम लोग फैशन कहते हैं। तो एक और वर्ड है ऑब्सोलीट जिसका मतलब होता है ऐसा कुछ जो अभी यूज़ में नहीं है। और इस वर्ड को आप अभी भी याद कर ले, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऑब्सोलीट कहीं ना कहीं ज़रूर पूछा जाएगा, आप कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हों तो इसको भूलने की बात नहीं है। और ये इससे पहले भी कई बार आया होगा, हम लोग और भी पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको और भी जगह ये मिल सकता है। तो ऑब्सोलीट इसका मतलब होता है। और पूछा जा रहा है 54 वाला वर्ड क्या कह रहा है, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि भाई अपना ना ये बताइए कि भाई स्पेल्ट कौन कौन सा वर्ड है और मीनिंग क्या दे रखा है उसने। मीनिंग दे रखा है उसने हरासमेंट। हरासमेंट का मतलब परेशान करना होता है, बॉदर करना होता है। तो ज़रा देखते हैं हरासमेंट का स्पेलिंग क्या है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ना दे करके डायरेक्ट इसको देख लेते हैं कि हरेसमेंट का स्पेलिंग क्या होता है। तो हरेसमेंट के स्पेलिंग पे सिर्फ आपको डबल एस याद रखना है। क्या याद रखना है? HARASS, बस इतना याद कर रखना है, बाकी तो हमें पता है ही हरेसमेंट। ये हमारा 54 का हो गया। हरेसमेंट का हमें सही तरीके से स्पेल्ट करना था, तो ये 54 का आंसर है। एक और सवाल हमारे पास आ गया, ये भी स्पॉटिंग द एरर में से है। क्या है स्पॉटिंग एरर? इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोर। चलिए जी क्वेश्चन लिख लें। इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोर, आगे कह रहा है आई वुड डेफिनेटली कम टू, आई वुड डेफिनेटली कम टू pick you up from the airport
और आगे हमारा नो एरर है। मैंने आपको कहा है कि नो एरर कम से कम चांस होंगे, तो नो एरर कम मारना और कोशिश करना कि फाइंड आउट करने की। अगर आपने नो एरर मारा है तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपको सब कुछ आता है और सब कुछ आने के बाद आपने चेक कर लिया कि नो एरर है, एक जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरा ये भी है कि आपको कहीं मिल ही नहीं रहा एरर। दो चांसेस हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल नहीं है। अभी हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी, बोल रहा है अगर आप मुझे ना पहले बता चुके होते। अच्छा, ये इफ़ जो होता है ना, ये इफ़, ये कंडीशनल वर्ड्स है। ये सिचुएशन क्रिएट करता है और ऐसी सिचुएशन जहां पे क्या है, ये कुछ चीज़ पॉसिबल होती तो। अच्छा, क्या बोल रहा है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी बिफोर, बोल रहा है अगर आपने मुझे पहले बताया होता। और ये पास्ट का है। अगर ये सेंटेंस पास्ट का है तो आपने पढ़ा होगा एक रूल कि इफ़ द प्रिंसिपल क्लॉज इज इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी इन द पास्ट टेंस। अगर ये पास्ट से स्टार्ट हुआ है तो आगे तो पास्ट ही रहना है, ठीक है जी। और एक और रूल क्या कहता है कि अगर सिंपल पास्ट में, अगर प्रिंसिपल क्लॉज में, अगर हमारे प्रिंसिपल क्लॉज में क्या आता है, हैड यूज होता है, हैड प्लस बी थर्ड, तो हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या करेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके बारे में बात करेंगे। क्या प्रिंसिपल क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, वुड हैव का यूज करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हम लोगों को याद रखना। अगर आपको ये याद है ना तो जरा चले यहाँ पे इफ़ यू हैड टोल्ड मी, ये हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है और आगे हमें वुड हैव चाहिए, तो हमारे पास वुड हैव नहीं आया, तो हम लोगों को करना पड़ेगा वुड हैव डेफिनेटली कम टू पिक यू। एक्चुअली यहाँ पे है पिक यू, इसको हम लोगों को स्मॉल बनाना पड़ेगा, पिक यू अप फ्रॉम द एयरपोर्ट। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं पक्का वहां आ जाता आपको पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट से। तो चलिए, हमारे पास 55 क्वेश्चंस या मान ले 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आगे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब एक सेंटेंस दिया हुआ है, हमें उसका पैसिव ढूंढना है जी। तो चलो जरा, और सेंटेंस दिया हुआ है शट द डोर। शट द डोर मतलब डोर को बंद कीजिए। अच्छा, डोर को बंद करना, ये आप बताइए किस तरह का सेंटेंस है, क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हैं और ऑर्डर वाले सेंटेंस कहाँ आते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं भाई लाइट बंद करो, भाई बाहर मत जाओ, भाई ऐसा मत करो। और एक सेंटेंस है कि मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ लाइट स्विच ऑफ द लाइट, तो वो देखना पड़ेगा ये सवाल क्या कह रहा है, शट द डोर, शट द डोर। अच्छा, ये जो सेंटेंस है ये इंपरेटिव है। अब ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना, इंपरेटिव सेंटेंस को अगर मुझे क्या करना है, पैसिव फॉर्म में बनाना है, तो जब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे क्या है, शट द डोर। जब भी इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट हमने लिखा और लेट हमारे पास सारे ऑप्शन में लेट है। अब लेट और उसके बाद क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारे पास द है, लेट द डोर। और आगे हमें करना पड़ेगा, जब हमारे पास यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, तो हमें करना पड़ेगा बी शट, लेट द डोर बी शट। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है जरा देख लें एक बार। लेट द डोर कैसे एलिमिनेट करेंगे आप, बी शटेड, ये शटेड तो होता ही नहीं है, ये ग्रामर में एग्जिस्ट नहीं करता, एक ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कर रहा है लेट अस, लेट अस नहीं हो सकता कि ये कहाँ से ले आए भाई हम लोग, वी का होता है एस, ये तो नहीं हो सकता। थर्ड कह रहा है लेट मी, ये मी भी नहीं आ सकता, आई के लिए होता है मी, ये भी नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन हमारा लेट द डोर, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, ये द डोर की बात है, तो यहाँ पे मी सब्जेक्ट नहीं हो सकता और अस भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये दोनों तो इसलिए एलिमिनेट हो गया और ये शटर्ड की वजह से एलिमिनेट हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी शट। आगे 57 नंबर पे हमारे पास पैसेज है, हम लोग सॉल्व करेंगे पैसेज को। उसके बाद चलते हैं आगे। हाफ ऑफ द एप्पल्स वाज रॉटन, ये भी हमारा स्पॉटिंग द एरर है, इसमें भी हमें 4 पार्ट दिए हुए होंगे, हम लोगों को इनका आंसर्स निकालना है। क्या बोलना चाह रहा है, हाफ ऑफ द एप्पल्स वाज रॉटन, हाफ ऑफ द एप्पल्स, और इसने क्या किया, हाफ में ही लगा दिया, हाफ ऑफ में लगा दिया ए पार्ट, द एप्पल्स में लगा दिया बी पार्ट, वज रॉटन में लगा दिया सी पार्ट, और नो एरर में लगा दिया डी पार्ट। सर कितना टाइम हो गया,
40 मिनट्स हो गए, 40 मिनट्स हो गए, 20 मिनट्स हो गए, ठीक है। तो आप देखना बेटा, अब इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल इस तरीके से कहता है कि कई बार क्या होता है, पूरा का पूरा टोटल यहाँ पे दिया हुआ है और टोटल में से किसी पार्ट की बात हो रही है, टोटल में से किसी पार्ट की बात हो रही है, तो अगर ये पार्ट की बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम टोटल को ही सब्जेक्ट मानेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला हाफ ऑफ द प्लेयर, अब हाफ ऑफ द प्लेयर्स अगर आप बात कर रहे हैं तो प्लेयर्स का हाफ अगर कह रहे हैं आप तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्लेयर का हाफ कह रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, एक प्लेयर का हाफ कैसे हो सकता है, तो अगर नहीं हो सकता तो हम लोग इस टोटल को सब्जेक्ट मानेंगे। और एक और सेंटेंस में लूँ, वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, स्टूडेंट्स हैं, इनमें से किसी एक की बात होता है, ये एग्जिस्ट करता है तो हम लोग यहाँ को ले लेंगे। इस वाले पे चले, हाफ ऑफ द एप्पल्स, अब ये एप्पल्स के हाफ की बात कर रहा है, एक्चुअली एप्पल्स नहीं है, यहाँ पे एप्पल है, हाफ ऑफ द एप्पल्स नहीं एप्पल्स ही हैं। हाँ, यहाँ पे एप्पल्स हैं, तो एप्पल्स की बात अगर हो रही है तो ये रहा हाफ, ये रहा हमारा पार्ट, और ये रहा टोटल। और अगर टोटल के अकॉर्डिंग हमें टोटल को सब्जेक्ट मानना है तो हमें वज की जगह पे करना पड़ेगा वर। क्यों? क्योंकि हमने हाफ को नहीं माना सब्जेक्ट, हमने इसको माना। और मान लीजिए सेंटेंस कुछ इस तरीके से होता कि वन ऑफ द टीचर्स, अब टीचर्स में से किसी एक टीचर की बात हो रही है जो कि एग्जिस्ट करता है, और अगर एक की बात हो रही है तो ये जो वर्ब है ना, ये इसके अकॉर्डिंग आएगी जी, इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगी। लेकिन जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम लोग टोटल वाले पार्ट को कंसिडर करेंगे। आगे कह रहा है भाई फिल इन द ब्लैंक्स आता है हमारे सामने, रोशन डजंट लिसन, और डैश है फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा ऑफ हिज पेरेंट्स। क्या कह रहा है? रोशन कह रहा है जी, रोशन, मार्कर नहीं चल रहा है, गुरु जी मार्कर देखना जरा। रोशन डजंट लिसन, और फिर उसके बाद डैश है, डजंट लिसन, और डैश के बाद दे रखा है उसने ऑफ हिज पेरेंट्स। इसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे दे रखे हैं? आइदर दे रखा है, ईच दे रखा है, और दे रखा है हमारे पास नाइदर, और दे रखा है एवरी। यही है हमारे पास ऑप्शन, बिल्कुल यही है। ज़रा देखो आप कर पाते हो इन सवालों को, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो ज़रा चेक करें। देखो ये नाइदर तो नहीं आएगा, ये नाइदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये नॉट पहले ही आ चुका है, तो एक ही सेंटेंस में दो बार नॉट नहीं आ सकता। अब हमारे पास ईच और एवरी में से क्या करता है? एवरी तो सिर्फ जनरल की बात करता है, और ईच क्या करता है? एम्फेसाइज की बात करता है, हर एक की बात करता है। बोलना क्या चाह रहा है? रोशन डजंट लिसन, लिसन ऑफ हिज पेरेंट्स। बोलना चाह रहा है कि अपने पेरेंट्स में से किसी एक की बात नहीं सुनता, या मम्मी की बात नहीं सुनता, या पापा की बात नहीं सुनता। अगर ऐसा कहना चाह रहा है तो हम लोग आइदर को ले लेंगे, और आइदर का जो मीनिंग होता है ना, उसको हिंदी में कहते हैं दो में से कोई एक। अच्छा, आपने बोला सर क्या ये भी पॉसिबल है ईच? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये बोलना ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक की बात करता है। अगर हर एक की बात कर रहा है तो सेंटेंस का मीनिंग कैसे बनेगा? रोशन डजंट लिसन, हर एक मतलब पेरेंट्स में हर एक की बात नहीं सुनता, नहीं कि नेगेटिव बन जाता है। एवरी मतलब जनरल सेंस की बात करता है, तो जनरल में किसी को पर्टिकुलर को एम्फेसाइज नहीं करता, किसी की बात ही नहीं कर रहा। तो ज़्यादा सुटेबल जो आंसर है हमारा ईदर बनेगा। एक ऐसे से भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं ना, या फिर नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसको ईदर को भी यूज़ कर सकते हैं, नेदर को तो नहीं करेंगे भाई, ये तो पहले ही नॉट हो जाएगा। तो चलिए जरा बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। कितने क्वेश्चन हमारे बच गए हैं? दूसरा सेंटेंस आ रहा है कि नाउन फॉर्म ऑफ अजर्ट। अजर्ट का मतलब जोर देना होता है, और एजर्ट का पूछ रहा है कि नाउन फॉर्म बताइए। और मैंने बताया था आपको कि नाउन में सिर्फ नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं,
उन सेंटेंस जिन सेंटेंसों के लास्ट में ION आ जाता है या जिन वर्ड्स के लास्ट में ION आ जाता है उनको हम लोग नाउन कंसिडर करते हैं। तो ये असर्ट ने दे रखा है और पूछ रखा है जिसका नाउन फॉर्म बताओ। बता देंगे जी ऑप्शन क्या क्या है। एक आ रहा है असर्टेड। मैंने आपको बताया कि कोई भी ईडी के साथ वर्ड आए तो इसको हम लोग वर्ब मानेंगे, तो ये नाउन नहीं हो सकता। असर्टिंग नहीं हो सकता जी, क्यों? क्योंकि ये जीरंड है या ING के साथ है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलिए या फिर इसे जीरंड बोलिए, नहीं हो सकता। थर्ड फॉर्म क्या है? असर्शन, बिल्कुल इसमें TION लगा है, इसको हम लोग सही मानेंगे। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। और मैंने आपको कहा है कि कभी भी आपके दिमाग में अगर ऐसी कुछ बात आए कि भाई ये जो है मुझे नन ऑफ दीज लग रहा है या चौथा ऑप्शन लग रहा है, तो एक बार चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कुछ और ही आंसर है। तो चलिए बढ़े आगे की तरफ। सर वीडियो लंबी तो नहीं हो रही है? 25 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन बच गए हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे बाकी के सारे क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिल रही हो। ये जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ये है आपका 13 जुलाई 2021 शिफ्ट 3 का एयरफोर्स का X का ग्रुप का पेपर। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। हम लोग मिलते हैं इस पेपर के लास्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में।